दोस्तों अब देखते हैं 31 पार्ट 3। 2 पार्ट में मैंने बता दिया है, अब पार्ट 3 हम इसमें प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है टोटल प्रूफ के साथ। सबसे पहले क्या पूछा है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं एनसीईआरटी से इनको। ये देखिए सारा 11th का एनसीईआरटी है, ये इसी से मैं सारा क्वेश्चन ढूंढने का प्रयास करूंगा भारत भौतिक पर्यावरण क्लास 11 के लिए। ठीक है, देखिए ये है, यहाँ से स्टार्ट होती है। हमसे पूछा क्या कि कितने राज्यों की म्यांमार से लगती है। दैट ये म्यांमार है, यहाँ पे सीमा है इनका। हमारा देश का जो नॉर्थ ईस्ट है उसके जो 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये म्यांमार के सीमा से लग रहा है। म्यांमार के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा आ जाती है। तो ये 4 स्टेट है जो हमारे किससे लग रही है, तो म्यांमार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। ये कितना आसान है, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल से बताता हूँ। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। ठीक है, इसको देखते हैं एनसीईआरटी से। हाँ, अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। इंडिया में जो है यूएनईएससीओ यूनेस्को के मैब प्रोग्राम, मैब मतलब होता है मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, ठीक है, 1986 में यूनेस्को का मैब मतलब मानव, और अगर हिंदी में बात करो मानव एवं जीव मंडल प्रोग्राम मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत 1986 में यूनेस्को ने यहाँ पे अपने इंडिया में क्या रखा, एक प्रोग्राम रखा जिसको कहते हैं जीव मंडल नीचे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। उसके तहत भारत में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कितने? 18। उसमें देखते हैं कि वो तीनों जो यहाँ पे पूछा गया है, नंदा देवी, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, तो इनके बारे में हम जाने। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत 1986 में हमारे इंडिया में भी लॉन्च किया गया 1986 में, जिसके पहला था नीलगिरी। जो पहला था 1986 में, जो पहला था वो था नीलगिरी। बाकी 3 नंदा देवी का है उत्तराखंड में, चमोली पिथौरागढ़ के आसपास, सुंदरबन का है बंगाल में, मन्नार की खाड़ी का है आपको तमिलनाडु में। अब हम तीनों के बारे में देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ से आया है। ठीक है, अब 18 बायोस्फीयर रिजर्व को देख लेते हैं। नंदा देवी आप देख सकते हैं उत्तराखंड, इसी तरह और आपका क्या पूछा गया था, सुंदरबन, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, और मन्नार की खाड़ी, आप इनका लोकेशन देख सकते हैं तमिलनाडु, ये पाक स्टेट के आसपास में। ठीक है, अब हम इसका ब्रीफ जो पूछा है उस पर चलते हैं। आपको क्या पूछा गया था देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है सेम यहाँ से लिया गया। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे है, लगभग 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला और भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्र तटीय जीव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व के सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। इस जीवमंडल के नीचे 21 द्वीप है। सेम बात आप देख लीजिए, 21 द्वीप है, 21 द्वीप शामिल है। इनमें अनेक ज्वार नदमुख, यहाँ पे पूछा गया है ज्वार नदमुख, पुलिन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनु मैंग्रोव पाए जाते हैं। यहाँ 3600 पेड़ पौधे और जीवों का संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती है, और जैसे समुद्री गाय वगैरह 6 मैंग्रोव प्रजातियां संकटा। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाया 32 नंबर का, फिर आप परेशान होते कहाँ से लाया गया क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ है। ठीक है, ये 11th का एनसीईआरटी है, बतेवे कि ये 18 आपसे जो पूछा गया डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वहां से उठा के लाया गया, टफ नहीं था, आसान था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस जलवायु प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। आपको कभी कभी बहुत सारा बुक पढ़ लेते हैं, सर AW भी है, CWG भी है, DFC भी, इतना दिमाग नहीं लगाना। हमारा आंसर है CWG। हम देखते हैं कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कोपेन ने भी वर्गीकरण किया, थॉर्नहाट भी किया, बाकी और भी किया। हमको पूछा है कोपेन, और मैक्सिमम एग्जाम में कोपेन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में कोपेन का ही जिक्र है। ठीक है, इसका देखते हैं कहाँ से लिया गया। देखिए भारत को जो कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कितने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्गों में बांटा गया है। अब आपसे पूछा गया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ देखिए आपका जो बिहार है और उत्तर प्रदेश है इस क्षेत्र में है पूरे CWG, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। क्लियर बात। आप देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री से थोड़ा उतर जाता है, यहाँ पे खत्म। तो आप देखिए तो बिहार उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र पड़ रहा है वायुमंडल का,
CWG, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। आप किसी भी ऑथेंटिक बुक का अगर NCERT का आयोग को दे देंगे वो तो काटेगा नहीं, तो इसीलिए NCERT को प्रूफ के साथ पढ़िए। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? ठीक है, इनका भी देखते हैं NCERT में 11th का। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से, भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या स्थिति है, मतलब एक मानक मील कितना होता है, एक समुद्री मील कितना होता है, डिटेल्स में बता दिया। आपको यही पूछा था कि भारत का सीमा अंतर्गत क्षेत्र आगे समुद्र की और 12 समुद्री मील तक फैला हुआ, यही आपको आंसर देना था। कोई समस्याएं नहीं है। कोयला का जो मुख्य क्षेत्र है, यहाँ पे पूछा कि भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है, तो ये है महानदी और दामोदर का। अब महानदी देखिए, महानदी का लोकेशन है छत्तीसगढ़, तो कोयला सर्वाधिक छत्तीसगढ़ का एरिया, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का एरिया से होती है, तो छत्तीसगढ़ को कवर करती है महानदी। ठीक है, बीचों बीच लगभग दक्षिण से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का वहाँ से कवर करती है और उड़ीसा होके जाके हमारा बे ऑफ बंगाल में मिलती है। और जो दामोदर है ये कवर करती है किसको? झारखंड। आप देख लेंगे मैप पे, झारखंड और पश्चिम बंगाल रानीगंज एरिया से। झारखंड आपको मैक्सिमम कोयला उत्पादन यहीं से हो रहा है अभी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल, ये दोनों जगह से आपको क्या निकलती है, ये नदी निकलती है दामोदर। तो इस घाटी में रानीगंज पश्चिम बंगाल वाला इसी से निकलती, बगल से ही निकलती है। झारखंड तो पता ही है सारा, झरिया सब जगह। और यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो महानदी हो गया छत्तीसगढ़ और आपको उड़ीसा से बहती है, और इधर हो गया दामोदर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यही तो बेल्ट जो है मुख्य रूप से कोयला के लिए समृद्ध है, भंडार के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसीलिए इसका आंसर होगा डी, अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक, डी चला जा रहा है आंसर। हाँ, अगला देखते हैं दोस्तों। तो भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक, आपको गन्ना उत्पादक नहीं पूछ रहा है, चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, एकदम सही बात। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको गन्ना उद्योग नहीं पूछ रहा है, गन्ना का उत्पादन नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल सही बात। यह वजन कम करने वाला उद्योग, एकदम सही बात है। ठीक है, तो तीनों ये सही होगा। 10 किलो ले जाते हैं तो 10 किलो चीनी नहीं लाते हैं। चलिए, तो उपयुक्त में क्या आंसर आ जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक। आगे देखते हैं। तो ये तो करंट अफेयर से ये चेंज होते रहता है, तो ये आप देख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे में या फिर करंट में। आगे देखते हैं। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा, ठीक है, मानसून से पहले वर्षा जो होती है उसके बारे में करें, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? हम इसमें भी NCERT का यूज करते हैं, सिर्फ आपको दिखाते हैं। समझाने का तरीका अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम एकदम डिस्क्रिप्शन में शानदार तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन कमेंट करिएगा कि क्या आपको चाहिए तब। अभी मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, परेशान नहीं है, और 69वीं की तैयारी कहाँ से करूँ। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखिए क्या है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान। आम्र वर्षा क्या है? ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में, यह आम बात है। स्थानीय तौर पर तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि यह आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है। अब इसी तरह सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। काल बैसाखी क्या होता है, किस एरिया में आता है, फूलों वाली बौछार कब आती है, ठीक है, आम्र वर्षा कब होती है, यहाँ पे देख लीजिए। यही आपको यहाँ पूछा गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंत में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ठीक है, जब मतलब जाने लगती ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ पे आप मैंगो शावर्स आप देख रहे हैं, कहाँ से पूछा गया है, मिल गया आपको। ठीक है, क्या होता है इसके लिए विशेष हम करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? अब यहाँ से देखिए, यहाँ परावर्तित और सौर विकिरण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण, लघु तरंग सौर विकिरण। ठीक है, अब क्या होती है कि जो हमारे ऊपर से सन से जो आती है, ठीक है, ये लॉन्ग वेव आती है। ठीक है, लॉन्ग वेव आती है, पृथ्वी पर पड़ती है, और जो रिटर्न होती है वो शॉर्ट वेव होती है, उसी से वातावरण गर्म होता है। ठीक है, लेकिन जानना क्या है, कहाँ से आया वो देखते हैं। ठीक है, देखिए, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया। अब ये उल्टा बोल दिया, आती है शॉर्ट वेव। ठीक है, आती है शॉर्ट वेव, तो पृथ्वी के जब रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, फिर वो जाती है लॉन्ग वेव। तो हमारा जो पृथ्वी गर्म होती है वो लॉन्ग वेव से आ रही है, शॉर्ट वेव जा रही है लॉन्ग वेव। इसका देखते हैं NCERT में। यहाँ देखिए, आ जो रही है और जो जा रही है, यहाँ से आपको मिलेगा, ये पार्ट 2 है NCERT 11th का। तो लघु तरंग पृथ्वी के सतह को गर्म करता है और लॉन्ग वेव वायुमंडल को। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन पलट दे तो क्या करेंगे, लघु तरंग पृथ्वी के सतह को गर्म करती है, और जब सतह गर्म होती है
तभी आपका वातावरण गर्म होता है। ठीक है, तो सतह को लघु तरंग क्या करती है? सतह को गर्म करती है। पृथ्वी के सतह को कौन गर्म करती है? लघु वेव। और जो वायुमंडल को, वो लॉन्ग वेव, ठीक, गर्म करती है, शॉर्ट वेव। ये पृथ्वी है सतह, और जो रिटर्न होती है उससे वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ठीक है, तो झारखंड से कितने जिलों लगती है? 7 जिला लगती है। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले लगती है। उत्तर प्रदेश से कितने लगती है? 8 जिले लगती है। तो आपको क्या पूछा गया? अधिकतम जिले। तो झारखंड से कितने? झारखंड से 8 जिले, सॉरी, झारखंड से 8। नेपाल से कितने? नेपाल से 7। तो झारखंड से भी 8 और उत्तर प्रदेश से भी 8। इसका प्रूफ के साथ हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं झारखंड से ये नेपाल से कितने जो हमारा जिले हैं वो लग रहे हैं। तो आपको हो गया किशनगंज, आपका अररिया, सुपौल, मधुबनी, इनके बाद हो गया सीतामढ़ी, इसके बाद हो गया पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो नेपाल से कितने लग रहे हैं? 7 जिले। मैंने मैप में सारा में जिक्र किया, तो 7 जिले नेपाल से लग रहे हैं। अब आपको देखते हैं यूपी से कितने लग रहे हैं? 8 जिले लग रहे हैं। कौन कौन? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, इनके बाद हो गया सिवान, इनके बाद हो गया सारण, इनके बाद हो गया भोजपुर, इनके बाद हो गया बक्सर, इनके बाद हो गया कैमूर, इनके बाद हो गया रोहतास। तो हमारा यूपी से लग रहा है 8 जिला, और हमारा जो नीचे झारखंड से है उससे लग रहा है 8 जिला। कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार। भागलपुर के बाद कटिहार। तो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 लगती है नेपाल ये झारखंड से, तो हमारे पास कितने हो गए? झारखंड से 8 और हमारे पास हो गए उत्तर प्रदेश से 8। तो 8 8। तो अब हम क्या कहेंगे? एक से अधिक, क्योंकि दोनों ऑप्शन दिया हुआ, उत्तर प्रदेश से 8 और झारखंड से 8। तो आंसर क्या आ जाएगी? आपको क्या पूछा गया? आपको पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित राज्य सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से, तो आपका उत्तर प्रदेश से कितने हो गए? 8। झारखंड से कितने गए? 8। तो दोनों से 8 8। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक, तो इसीलिए हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? एकदम IRCTC का ऐप पे जाएंगे या रेलवे का ऐप पे जाएंगे, ये देख लेंगे। ये उस एग्जाम का क्वेश्चन है जो आप ना बना पाओ, आप यदि गए होंगे तो बना लेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन, आंसर है। ठीक है, लेकिन ये भाई आप आराम से जो रेलवे का ऐप है उस पर जाइएगा, ये रेल रूट देख लीजिएगा। ठीक है, अभी मैंने 40 तक किया हूँ, मैं तुरंत इसके बाद कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट।